नशा और जंग दोनों ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं, बहुत सारे परिवारों को उजाड़ा है। लेकिन इनमें से कई कहानियां उजड़कर बसने की भी होती हैं। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय की कहानी भी इनमें से एक है। ये कहानी अब वह दुनिया के सामने लेकर आई है, मदर मेरी कम्स टू मी नाम से लिखी किताब की शक्ल में। 28 अगस्त को इस किताब में उन्होंने उन कठिन हालातों का जिक्र किया जिनसे गुजरते हुए वह एक इंसान और लेखक के रूप में गढ़ी गई। साथ ही इसमें माँ की भूमिका और संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने माँ के साथ उनके बाद की जिंदगी की खट्टी मीठी यादों को सदा के लिए कागज़ पर उतार दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि वे आज जो है उसके होने में कितना और कैसा रोल रहा। उन्होंने उस दोस्त को भी याद किया जो उनके जीवन के रेगिस्तान में बारिश की बूंदों की तरह था। उसने उन्हें बंसी बनाकर दी और मछली पकड़ना सिखाया। वे जो मछली पकड़ती उसे वह लड़का पकाता और फिर दोनों मिलकर खाया करते थे। उसकी याद अरुंधति के दिल में ऐसी बसी रही कि उससे प्रेरित किरदार अम्मू का प्रेमी वेलू था। अरुंधति के बुकर विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में भी आया। अब उनकी नई किताब के हवाले से उनकी शुरुआती ज़िंदगी के झंझावातों के बारे में जानते हैं। अरुंधति के पिता असम के एक चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर हुआ करते थे। माँ टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पिता शराब में डूब गए और माँ का टीचर बनने का सपना सिर्फ सपना रह गया। 1962 में भारत चीन की लड़ाई छिड़ी तो जीवन का संघर्ष और गहरा गया। परिवार को घर छोड़ना पड़ा। असम छोड़कर कोलकाता को नया ठिकाना बनाया। माँ ने असम नहीं लौटने का तय कर लिया तो कोलकाता के बाद अगला ठिकाना बना तमिलनाडु का एक छोटा सा हिल स्टेशन ऊटी। तब अरुंधति महज 2 साल 11 महीने की मासूम बच्ची थी। उनके बड़े भाई ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय 4.5 साल के थे। तब से 20 की उम्र पार कर जाने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा था। पिता का साथ नहीं होना एकमात्र समस्या नहीं थी, ये तो महज एक समस्या थी। ऊटी में नाना का एक हॉलिडे कॉटेज था। नाना ब्रिटिश सरकार की नौकरी से दिल्ली में रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने नानी और उनके बच्चों से सालों पहले नाता तोड़ रखा था। जिस साल अरुंधति का जन्म हुआ उसी साल नाना दुनिया को अलविदा कह गए थे। अब उनकी बेटी को पिता के कॉटेज में शायद ताला तोड़कर घुसना पड़ा था। चाबी किसी किराएदार के पास थी। अरुंधति की माँ अपने 2 बच्चों के साथ कॉटेज के आधे हिस्से में रहने लगी। प्लाईवुड की दीवार खड़ी कर कॉटेज को 2 हिस्सों में बांट गया। दूसरे में किराएदार रहते थे। वे किराया देते थे या नहीं पता नहीं। किराएदार एक बुजुर्ग अंग्रेज औरत थी। नाम था मिसेस पैटमोर। रात में वह जोर से खर्राटे लेती थी। कॉटेज की हालत खराब थी। अरुंधति, उनकी माँ और भाई लकड़ी के बड़े बड़े संदूकों के बीच शरणार्थी की तरह रहा करते थे। उन संदूकों में नाना के बेशकीमती कपड़े, रेशमी टाई, कमीज़ें, 3 पीस सूट भरे थे। बिस्किट का एक पुराना कनस्तर भी था जो कफलिंग्स से भरा था। नाना की दास्तान भी अलग ही थी। अपने बच्चों को पीटना, घर से बाहर निकाल देना, पत्नी से मारपीट करना, एक बार तो पत्नी का सिर ही फोड़ दिया। अंत में उनसे छुटकारा पाने के लिए नानी ने दूसरी शादी ही कर ली। खैर, ऊटी में एक अच्छी बात यही हुई कि आने के कुछ ही दिन बाद अरुंधति की माँ मिसेस मेरी को ब्रिक्स स्कूल में पढ़ाने का काम मिल गया। लेकिन संघर्ष खत्म होने का वक्त अभी नहीं आया। वे और बढ़ने ही वाला था। कुछ महीने बाद नानी और उनका बेटा जी आइजक केरल से आ धमके और कॉटेज खाली करने के लिए कहने लगे। उन्होंने ईसाई उत्तराधिकारी कानून का हवाला देकर कहा कि पिता की जायदाद पर बेटियों का कोई हक नहीं होता, इसलिए घर को तत्काल खाली कर दें। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनका कोई दूसरा ठिकाना नहीं। अरुंधति की माँ दोनों बच्चों का हाथ थामे बदहवा शहर में भटक रही थी, किसी वकील की तलाश में। रात का वक्त था, सड़कों पर अंधेरा पसरा था, पर उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी क्योंकि एक वकील मिल गया था और वकील ने बताया कि एक एक्ट केरल में लागू है, तमिलनाडु में नहीं। फिर क्या था, तीनों विजय मुद्रा में कॉटेज लौट आए थे। उसके बाद उन्होंने कॉटेज में अपने लिए थोड़ी और जगह बना ली। माँ ने नाना के सूट और कफलिंग्स पास के टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर्स में बंटवा दिए। कॉटेज में तो थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई थी, पर ज़िंदगी की तकलीफ़ें कम नहीं हो रही थी।
ऊटी की नमी और ठंड की वजह से माँ का दमा बढ़ गया था। वह रज़ाई ओढ़े बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बच्चों को कभी कभी लगता था कि वो अब नहीं बचेगी, पर माँ को पसंद नहीं था कि बच्चे उनके पास खड़े होकर उन्हें देखते रहें। वे उन्हें कमरे से बाहर जाने का आदेश दे देती। बीमारी और दवा के असर ने उन्हें बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। वह अक्सर भड़क जाती और बच्चों को मार बैठती थी। क्रिस्टोफर के साथ जब भी ऐसा होता तो वे घर से चले जाते और अंधेरा होने पर ही वापस आते थे। वे कभी रोते नहीं थे। जब वे उदास या दुखी होते तो डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाकर सोने का नाटक करते थे। जब वे खुश होते तो हवा में मुक्का उछालते हुए बहन के चारों ओर घूम घूम कर नाचा करते थे। हालांकि ऐसे मौके बहुत कम आते थे। माँ का दमा जब बहुत बढ़ जाता था तब वह बच्चों को बास्केट और सामान की लिस्ट देकर शहर भेजा करती थी। ऊटी तब छोटा सुरक्षित शहर हुआ करता थी। सड़कों पर गाड़ियां भी कम ही हुआ करती थी। पुलिस वाले उन्हें जानते थे। दुकानदार भी हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे। कभी कभी सामान उधार भी दे दिया करते थे। कुरुसम्मलन नाम की एक महिला थी जो उनसे सबसे ज़्यादा हमदर्दी रखती थी। जब कुछ हफ्तों तक माँ बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी तब वह घर आकर बच्चों की पूरी देखभाल किया करती थी। प्यार, भरोसा और गले लगाने का एहसास अरुंधति ने ये कुरुसम्मल से ही समझा। उनके आने से थोड़ी खुशी लौटी थी, लेकिन वह पल भर ही ठहर पाई। पैसे खत्म हो गए थे। माँ की हालत और बिगड़ गई। अरुंधति और उनके भाई को सही खाना तक नहीं मिल पा रहा था। वे कुपोषण और टीबी के शिकार हो गए। अंत में माँ ने भी हार मान ली और वह बच्चों को लेकर केरल अपने गांव आयम नेम लौट आई। केरल जिस घर में रहने के लिए पहुंचे वह नानी की बड़ी बहन मिस कुरियन का था। वे पढ़ी लिखी, स्मर्द, आधुनिक लेकिन खूसट महिला थी। उन्होंने घर में रहने का ठिकाना तो दिया, लेकिन मन में कभी जगह नहीं दी। उल्टा हर वक्त इसका एहसास भी करवाया। वे दूसरे बच्चों पर प्यार लुटाती, लेकिन वही अरुंधति और उनके भाई को हिकारक भरी नजरों से देखती। वहाँ हर पल अपमान झेलना पड़ता था। इसी मुश्किल भरी जिंदगी में एक दोस्त भी बना, एक लड़का जो आयमन में रहता था और कोठायम में काम करता था। उसने अरुंधति को बांस की बंसी बनाकर दी और मछली पकड़ना सिखाया। वे जो मछली पकड़ती, लड़का उसे पकाता और फिर दोनों मिलकर मस्ती से खाते। आगे चलकर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अम्मू के प्रेमी वैलुथा का किरदार उसी लड़के से प्रेरित था। अगर आप ये पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो अरुंधति जी की किताब आप ज़रूर पढ़ें।